नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम आदिकाल के नामकरण व समय सीमा पर चर्चा कर रहे थे और हमने जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड का जो नामकरण किया गया है और उसकी समय सीमा निर्धारित की गई उसकी समीक्षा कर रहे थे। आज हम इससे आगे हिंदी के अन्य इतिहासकारों द्वारा इस काल को जो नाम दिया गया है और इसकी समय सीमा निर्धारित की है उस पर चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगे डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इस प्रथम कालखंड को सिद्ध सामंत काल नाम दिया और इसकी समय सीमा 8वीं से 13वीं शताब्दी तक निर्धारित की। सिद्ध सामंत काल नाम से स्पष्ट होता है कि इस काल में दो साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रमुखता रही। एक तो सिद्धों की वाणी, जिसमें सिद्धों द्वारा रचित उपदेशमूलक और रहस्यमूलक रचनाएं आती है, और दूसरा सामंतों की स्थिति, जिसमें चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे गए पराक्रम पूर्ण चरित्रों का वर्णन होता है। सिद्ध सामंत काल नाम देते हुए डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि इस काल के जीवन समाज पर सिद्धों का व राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान प्रमुखता से किया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस कालखंड के अंतर्बाह्य परिस्थितियों का अध्ययन करने पर भी उपयुक्त दोनों वर्गों का दबदबाई प्रमुख पाते हैं। काव्य में भी सामंती वातावरण को रूपाकार दिया गया है। श्रृंगार आदि प्रवृत्तियों का संबंध उन्हीं से है। इस आधार पर उन्होंने इस काल में सामान्य जीवन समाज पर तो सिद्धों और राजनीति पर सामंतों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए इसे योगीन संदर्भानुकूल जो है सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। लेकिन सिद्ध सामंत काल नाम जो है वह किसी साहित्यिक प्रवृत्ति के बोध में अक्षम है। साहित्यिक प्रवृत्ति का इससे बोध नहीं हो पाता है। साथ ही सिद्ध सामंत काल नाम से इस काल की जो अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनका समावेश भी समग्र रूप से इस नाम में नहीं हो पाता है। इस काल का जो लौकिक साहित्य है, श्रृंगारिक साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, वो उपेक्षित हो जाता है। सिद्ध सामंत काल नाम देते हुए राहुल सांकृत्यायन जी ने अपभ्रंश व पुरानी हिंदी को एक ही मानने की भी गलती की है। इस कारण सिद्ध सामंत काल नाम को भी हिंदी साहित्य में स्वीकृति नहीं मिली। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम दिया, और लेकिन बीज वपन काल नाम जो है इससे किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। साथ ही ये नाम जो है एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है कि बीज वपन किसकी दृष्टि से है, साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से। साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से देखें तो ये नाम अनुचित है, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से ये जो काल है अपभ्रंश की साहित्यिक प्रवृत्तियों का ही विकास है। और इस नाम को सुनने से ऐसा लगता है कि इस काल में साहित्यिक प्रवृत्तियां शेषों में थी, लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्यिक प्रवृत्तियां संस्कृत से चली आ रही थी और इस काल में भी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त थी। भाषा की दृष्टि से, हिंदी भाषा की दृष्टि से भले ये बीज वपन काल हो सकता है, परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए बीज वपन काल नाम को भी आगे चलकर स्वीकृति नहीं मिल पाई। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल नाम दिया, और वीर काल नाम
जो है एक तरह से शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम का ही रूपांतर है। और इस काल को वीर काल नाम देते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कोई नया तर्क या आधार प्रस्तुत नहीं किया है, किसी नवीन तथ्य और मौलिकता का उन्होंने प्रस्तुतिकरण नहीं किया है। इस कारण जब वीर गाथा काल नाम को ही स्वीकृति नहीं मिली तो वीर काल नाम को की अस्वीकृति जो है वह सहज थी और आगे के इतिहासकारों ने वीर काल नाम को भी स्वीकार नहीं किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल नाम दिया। अपभ्रंश काल जो है ये भाषा के आधार पर किया गया नामकरण है। साहित्यिक प्रवृत्ति का इससे बोध नहीं होता है और साहित्य के इतिहास का नामकरण भाषा शास्त्रीय दृष्टि से करना असंगत है। अपभ्रंश काल नाम से ऐसा लगता है कि ये जो साहित्य का इतिहास है ये अपभ्रंश भाषा के साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इससे बोध नहीं होता है और अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की जो अपर सीमा वहाँ तक नहीं मिलती है। लगभग 1000 के आसपास तक अपभ्रंश की रचनाओं की बहुलता देखने को मिलती है। इस कारण भी परवर्ती इतिहासकारों ने अपभ्रंश काल नाम को अस्वीकृत कर दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को 2 भागों में विभक्त किया और इसका नाम संधि काल व चारण काल रखा। संधि काल की समय सीमा उन्होंने संवत 750 से 1000 विक्रमी तक व चारण काल की समय सीमा संवत 1000 से 1375 विक्रमी निर्धारित की। संधि काल नाम से से उनका 2 भाषाओं के साहित्य की संधि से है और इसमें इस काल में रचित जय नाथ सिद्ध साहित्य आ जाता है। और चारण काल में जो है चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में रचा गया वीरतापूर्ण रासो काव्य आ जाता है। संधि काल नाम जो है ये 2 भाषाओं की साहित्य की संधि व चारण काल नाम जो है वो रासो काव्य की रचयिताओं की जाति के आधार पर किया गया है। इस प्रकार ये जो नाम जो है ये भाषा व वर्ग का सूचक है। एक तो संधि काल 2 भाषाओं का संधि काल है और चारण काल नाम जो है रचयिताओं की जाति वर्ग का सूचक है। साहित्यिक प्रवृत्ति और शैलीगत विशेषताओं का इससे बोध नहीं हो पाता। इस कारण संधि काल व चारण काल नाम को भी स्वीकृति नहीं मिल पाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो नामकरण किया गया वीर गाथा काल नाम उसका सर्वाधिक विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल नाम दिया और इसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक निर्धारित की। यद्यपि ये नाम देते हुए उन्होंने हिंदी के पाठकों को सावधान किया है और उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में ये भाव पैदा करता है कि ये काल कोई आदि मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है, परंतु ये ठीक नहीं है। ये अत्यधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त व सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से भ्रामक धारणा से दूर रहे तो इस नाम में कोई बुराई नहीं है। इस बात को अगर अपन देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी ये नामकरण करते हुए अपनी अर्ध स्वीकृति ही ध्वनित की थी, लेकिन आदिकाल नाम को ही आज सर्व स्वीकृति मिली हुई है और इसे ही स्वीकार किया गया है। आदिकाल नाम की अगर अपन समीक्षा करें तो ये पाते हैं कि आदिकाल जो है ये नाम
साहित्यिक परंपराओं के आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदि काल शब्द का अर्थ है प्रारंभ का काल। लेकिन आदि काल में साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रारंभ का सूचक न होकर के साहित्यिक परंपराओं के विकास का सूचक है। साहित्यिक प्रवृत्तियों की परंपरा जो है संस्कृत से होती हुई अपभ्रंश तक चली आ रही थी, और अपभ्रंश की ही साहित्यिक परंपराओं का जो विकास है वो इस काल में दिखाई देता है। भाषा की दृष्टि से यह भले ही परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा है, परंतु साहित्यिक परंपराओं की दृष्टि से ये प्रारंभ का सूचक न होकर परंपराओं के विकास का सूचक है। दूसरा, आदिकाल नाम शब्द जो है ये इस काल की समग्र प्रवृत्तियों को अपने भीतर समाविष्ट करने की क्षमता रखता है, और इस काल में इस नामकरण से इस काल में रचित जो जैन, नाथ, सिद्ध, लौकिक, श्रृंगारिक साहित्य है वह भी इसमें इसकी परिधि में समाविष्ट हो जाता है। इस नामकरण की जो परिधि है उसमें खुसरो की पहेलियाँ भी आ जाती है, विद्यापति की पदावली भी आ जाती है, जैनों, सिद्धों और नाथों का साहित्य भी आ जाता है। इस कारण समग्र साहित्य को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। तीसरा जो है, आदिकाल नाम से हिंदी में काव्य रूपों और भाषा के अंकुरित होने के भावबोध का भी समावेश हो जाता है, कि हिंदी में जो काव्य रूप है और भाषा है उनका अंकुरण हो रहा था, और इनका ही जो पल्लवित रूप है वो परवर्ती कालों में दिखाई देता है। इस प्रकार ये काल जो है व्यापक पृष्ठभूमि को समेटे हुए हैं। और अपन देखें तो परवर्ती काल जो है, भक्ति काल, रीति काल, उनकी जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो आदिकाल के साहित्यिक प्रवृत्तियों में दिखाई देती है। तो परवर्ती साहित्य के लिए ये जो है आधार स्तंभ के रूप में काम करता है। संत साहित्य की जड़ें इसी आदिकाल में रचित नाथ, सिद्ध और साहित्य में देखी जाती है, और इसी तरह रीतिकाल में रचित श्रृंगार साहित्य, वीर काव्य की जड़ें भी इसमें देखी जाती है। भक्ति काल में दोहा, चौपाई जो शैली अपनाई गई रचना की, उसकी जड़ें भी आदिकाल के साहित्य में देखी जा सकती है। तो व्यापक पृष्ठभूमि को लिए होने से इस नाम को स्वीकृति मिली है, और आज यही नाम सर्वाधिक प्रचलित है। जब तक कोई नया नाम नहीं आ जाता है तब तक व्यापक भावभूमि को समेटे हुए इस नाम को ही हिंदी साहित्य में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।